नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में हम सबसे पहले बात करेंगे डीपीआईआईटी की। हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग डीपीआईआईटी ने वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों के लिए परिणाम जारी किए हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कारों का आयोजन सरकार की एक पहल स्टार्टअप इंडिया द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य देश में नवाचार और स्टार्टअप के पोषण के लिए एक सुदृढ़ पारितंत्र का निर्माण करना है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने सेवाओं और उत्पादों में नवाचार, रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रदान करने की परंपरा आरंभ की है। इसके साथ ही धन उपार्जन में नए उद्यमियों के योगदान को मान्यता एवं प्रोत्साहन देना, नए विचार के साथ समाज में वृहद परिवर्तन इत्यादि भी इसके उद्देश्य हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य संगठनों का इस संदर्भ में मार्गदर्शन प्रदान करना है कि निवेशकों के लिए सफलता का पैमाना केवल वित्तीय लाभ ही नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए उनके द्वारा किया गया योगदान भी सफलता का एक मापदंड होना चाहिए। इसके लिए 12 क्षेत्रों जैसे कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, वित्त, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष आदि से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इन आवेदनों का मूल्यांकन 6 मापदंडों जैसे नवाचार, मापनीयता, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव, पर्यावरण प्रभाव और समावेशन और विविधता पर आधारित है। आइए अब इस अवसर पर आरंभ की गई पहलों को भी जानते हैं। स्टार्टअप इंडिया शोकेस। इसके तहत स्टार्टअप इंडिया शोकेस पहल आरंभ की गई। ये स्टार्टअप इंडिया पोर्टल का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य देश के सबसे प्रगतिशील स्टार्टअप के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करना है। इस मंच पर स्टार्टअप्स के उपलब्ध होने से उनकी दक्षता के अनुरूप उद्योगों को उनसे साझेदारी और निवेशकों को निवेश और सरकारी विभागों को उनके उत्पादों को खरीदने में सुविधा होगी। ब्लॉकचेन आधारित प्रमाण पत्र सत्यापन व्यवस्था डीपीआईआईटी द्वारा जारी किए गए मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्रों तक सरल पहुंच सुनिश्चित होगी। अगली खबर नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई है। भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2020 से 3 वैज्ञानिकों को ब्लैक होल पर किए गए उनके शोध के लिए सम्मानित किया जाएगा। रोजर पेनरोज को इस खोज के लिए सम्मानित किया जाएगा कि सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के परिणाम स्वरूप ही ब्लैक होल की खोज हुई है। इन्होंने प्रमाण में गणितीय पद्धति का प्रयोग किया था, जिसके माध्यम से ये सिद्ध किया गया था कि ब्लैक होल सापेक्षता के सिद्धांत का प्रत्यक्ष परिणाम है। दरअसल अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिए गए सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत ने ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। ओ एंड्रिया गेज और रेनहार्ड गेंजेल को आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में विशालकाय ब्लैक होल की खोज के लिए सम्मानित किया गया है, जिसे सजिटेरियस ए कहा गया है। सजिटेरियस ए की तस्वीरें इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना के अंतर्गत ली गई हैं। आपको बता दें कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसे बिंदु को दर्शाता है जहां द्रव्यमान इतना संकुचित और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना ज्यादा होता है कि वहां से प्रकाश भी नहीं जा सकता। ब्लैक होल से परे अंतरिक्ष के क्षेत्र को इवेंट होराइजन कहा जाता है। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, जिसके आगे ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव से बचना असंभव है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप परियोजना के माध्यम से विश्व के विभिन्न भागों में स्थित 8 रेडियो टेलीस्कोप्स का एक समूह है। भारत का सबसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि। इस सुपर कंप्यूटर का विकास प्रगत संगणन विकास केंद्र यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक द्वारा किया जाएगा। इस सुपर कंप्यूटर की गति 210 एआई पेटाफ्लॉप्स होगी। इसे नीति आयोग, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से सीडेक में राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किया जाएगा। परम सिद्धि को विकसित करने के कई महत्व होंगे, जैसे ये किसी भी समस्या को हल करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला, विनिर्माण, अनुकरण और प्रतिरूपण सुदृढ़ीकरण के लिए अनुकूलन प्रदान कर सकती है। ये स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, ऊर्जा, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष, मोटरयान और कृषि में भारत की विशिष्ट चुनौतियों के लिए प्रयोगों और परिणामों को गति देगा। दरअसल राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन संगणन सुविधाओं से युक्त एक विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करके देश में व्यापक राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सशक्त बनाने की परिकल्पना करता है। इसके अलावा भारत के अन्य सुपर कंप्यूटर भी हैं। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम शिवाय था। इसके अलावा प्रत्यूष जो विश्व में 39वें स्थान पर है तथा भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थित है। मिहिर जो कि 66वें स्थान पर है और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र में स्थित है। विश्व का सबसे तीव्र सुपर कंप्यूटर 415 पेटाफ्लॉप्स की गति के साथ जापान का फुगाकू है।
अगली खबर इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। सरकार ने उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI योजना के तहत 16 मोबाइल कंपनियों को स्वीकृति प्रदान की है। दरअसल वृहद पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए PLI योजना 1 अप्रैल 2020 को अधिसूचित की गई थी। आइए अब आपको बताते हैं PLI योजना के बारे में। ये भारत में निर्मित मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटकों की वृद्धिशील बिक्री पर 4 से 6% की प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। इसके तहत वे सभी इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियां पात्र हैं जो भारतीय हैं या भारत में एक पंजीकृत इकाई हैं। वे सभी योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी। PLI योजना की अवधि वर्ष 2019-20 से 5 वर्ष के लिए होगी। ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में निर्मित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा कुछ राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि संयंत्र स्थापित करने के लिए मोबाइल फोन निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए PLI योजना से भी अधिक प्रोत्साहन की पेशकश कर रहे हैं। इन प्रोत्साहनों में शामिल है रियायती मूल्य में भूमि प्रदान करना, पूंजी और विद्युत सब्सिडी, वैट और स्टैंप शुल्क की प्रतिपूर्ति आदि। अगली खबर क्वाड से संबंधित है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका की दूसरी बैठक टोक्यो में आयोजित की गई। 4 देशों के विदेश मंत्रियों ने कई मुद्दों पर बल दिया, जैसे महामारी से निर्मित वित्तीय समस्याओं सहित अन्य चुनौतियों के विरुद्ध एक समन्वित प्रतिक्रिया होनी चाहिए। कोविड-19 से निपटने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की जरूरत पर बल दिया गया। इसके अलावा आपूर्ति श्रृंखलाओं की फ्लेक्सिबिलिटी में वृद्धि करने पर बल दिया गया। वहीं वहनीय टीकों, दवाओं और चिकित्सा उपकरणों तक पहुँच बढ़ाना जरूरी है, इस मुद्दे पर भी ध्यान दिया गया। बैठक में कहा गया कि भारत प्रशांत क्षेत्र को एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी क्षेत्र बनाना चाहिए। इस बैठक में दोबारा क्वाड पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये 4 देशों का समूह है जो पहली बार वर्ष 2007 में अस्तित्व में आया था। क्वाड के महत्व की बात करें तो ये मुक्त, खुला, समृद्ध और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र है। ये भारत प्रशांत वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के केंद्र के रूप में तेजी से उभरा है। विश्व का 2/3 कंटेनर व्यापार इस क्षेत्र से होता है। आर्थिक रूप से इस रणनीति को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में माना जाता है, जो चीन केंद्रित व्यापार मार्ग स्थापित कर रहा है। क्वाड चीन की बढ़ती हठधर्मिता और बढ़ी हुई वैश्विक घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए एक सशक्त समूह सिद्ध हो सकता है। आइए अब जानते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। BCAS नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए एक विनियामक प्राधिकरण है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका मुख्य उत्तरदायित्व भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमानपत्तनों पर नागरिक उड़ानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानकों और उपायों का निर्धारण करना है। इसकी अध्यक्षता नागर विमानन ब्यूरो के महानिदेशक द्वारा की जाती है। इसे पांडे समिति की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन GTA पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग को शामिल करने वाले क्षेत्र के लिए एक स्वायत्त जिला परिषद है। GTA का गठन पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित एक अधिनियम के तहत किया गया था। इसे वर्ष 2011 में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने के बाद स्थापित किया गया था। इसमें 50 सदस्य शामिल हैं। उनमें से 45 सदस्यों को निर्वाचित और शेष को मनोनीत किया जाएगा। शैक्षणिक सामग्री को भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित करने के लिए ISLRTC और NCERT द्वारा MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौता ज्ञापन के भाग के रूप में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक की शैक्षिक मुद्रित सामग्री और संसाधनों को डिजिटल प्रारूप में भारतीय सांकेतिक भाषा में परिवर्तित किया जाएगा। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र यानी ISLRTC दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत एक स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान है। ये भारतीय सांकेतिक भाषा के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और भारतीय सांकेतिक भाषा में शिक्षण और शोध के लिए मानव शक्ति के विकास के प्रति समर्पित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। ये विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाना।
भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई के अनुसार फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग निषिद्ध है। कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस तत्वों की पहचान की गई है जो मानव शरीर के लिए विषाक्त होते हैं। हालांकि फसल विविधता और परिपक्वता के आधार पर 100 ppm तक सांद्रण के साथ एथिलीन गैस का उपयोग करके फलों को पकाने की अनुमति प्रदान की गई है। एथिलीन एक सुरक्षित विकल्प है। ये फलों के प्राकृतिक रूप से पकने में सहायक होता है और फलों में भी विद्यमान होता है। कोविड-19 के प्रबंधन के लिए आयुर्वेद और योग पर आधारित राष्ट्रीय नैदानिक प्रबंधन प्रोटोकॉल, इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण एवं आयुष मंत्रियों द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। ये प्रोटोकॉल संक्रमण की विभिन्न स्थितियों में कोविड-19 के रोगियों के उपचार के संबंध में इन दोनों विषयों के आयुष चिकित्सकों को स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये देश भर में महामारी के लिए आयुष आधारित प्रतिक्रियाओं में एकरूपता और निरंतरता सुनिश्चित करता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCSTC ने पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। NCSTC विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को जन जन तक पहुंचाने, वैज्ञानिक और तकनीक संबंधी अभिरुचि को प्रोत्साहित करने और संपूर्ण देश में इस प्रकार के प्रयासों को समन्वित एवं व्यवस्थित करने के लिए अधिदेशित है। पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी व्यक्ति या संस्थान को विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए और वैज्ञानिक अभिरुचि को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान की है। ये परियोजना हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर रन ऑफ द रिवर योजना के रूप में कार्यान्वित की जाएगी। अनाक्कम पोइल मेपाडी सड़क सुरंग मार्ग का शुभारंभ किया गया। ये 7 किलोमीटर लंबी सुरंग है जो देश का तीसरा सबसे लंबा सुरंग मार्ग होगा। ये पश्चिमी घाट के संवेदनशील वनों और पहाड़ियों को काटकर बनाई जा रही 8 किलोमीटर की सड़क का भाग है। ये सुरंग केरल के कोझिकोड और वायनाड जिलों को जोड़ती है। ये क्षेत्र वायनाड और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों के बीच विस्तृत एक हाथी गलियारे का भाग है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।